कैसे एक एक्टर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा बल्कि स्टूडियोज, मल्टीप्लेक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर स्टार्टअप और करोड़ों की रियल एस्टेट का मालिक बन गया। उसकी असली कमाई फिल्मों से होती है या उस बिजनेस एम्पायर से जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी सिर्फ नेपोटिज्म की है या पावर, प्लानिंग, ब्रांडिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी के उस खेल की है जिसे बाहर बैठा दर्शक कभी देख ही नहीं पाता। आज हम सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम की परतें खोलेंगे जिसने पिछले 2 दशकों में भारतीय सिनेमा का पावर बैलेंस ही बदल कर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत फिल्मों से नहीं बल्कि ऐसे परिवार से होती है जिसे सिर्फ फिल्मी परिवार कहना उसकी असली ताकत को कम करके आंकना होगा। यहाँ सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों से बना पूरा इंटरटेनमेंट इकोसिस्टम मौजूद है। हम बात कर रहे हैं अल्लू अर्जुन की। उसके दादा अल्लू रामालिंगय्या तेलुगु सिनेमा के सबसे सम्मानित कॉमेडियन थे जिन्होंने परिवार की पहली पहचान बनाई। दूसरी पीढ़ी में आते हैं अल्लू अरविंद जिन्होंने गीता आर्ट्स की स्थापना की। आम दर्शक गीता आर्ट्स को सिर्फ प्रोडक्शन हाउस समझते हैं लेकिन असल में ये तेलुगु सिनेमा की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक है जिसने दशकों तक एक बड़े सितारे और बड़ी फिल्मों को जन्म दिया। यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे विवादित अध्याय, नेपोटिज्म। सच ये है कि अल्लू अर्जुन को पहला मौका किसी आउटसाइडर की तरह संघर्ष करके नहीं मिला। वो पहले से ही उस परिवार का हिस्सा थे जिसके पास प्रभाव, संसाधन और अवसर मौजूद थे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऐसे कई उदाहरणों से भरी पड़ी है जहां बड़े परिवारों के बच्चे लॉन्च तो हुए हैं लेकिन दर्शकों ने उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। यानी आपको एक स्टार किड होने से एंट्री तो मिल सकती है लेकिन लेगेसी नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उत्तर भारत में उनकी लोकप्रियता पुष्पा के बाद शुरू हुई जबकि उपलब्ध रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स अलग तस्वीर दिखाते हैं। पैन इंडिया शब्द जब लोकप्रिय भी नहीं हुआ था तो कई साल पहले उनकी हिंदी में डब की गई फिल्में टीवी चैनल्स की सबसे बड़ी टीआरपी मशीन बन चुकी थी। यही प्रोड्यूसर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क रिडक्शन फैक्टर था क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि तेलुगु बाजार के अलावा हिंदी बेल्ट में भी एक तैयार ऑडियंस मौजूद है। इसलिए आज किसी बड़े स्टार की लोकप्रियता सिर्फ टिकट बेचने से नहीं बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि उनकी फिल्म इंटरनेट कल्चर का आखिर हिस्सा बनती है या नहीं। अब तक हमने सिर्फ शुरुआत देखी है, अब आगे समझ आएगा कि प्रोड्यूसर सिर्फ एक एक्टर को साइन क्यों नहीं करते बल्कि उनके साथ अपने पूरे बिजनेस का रिस्क कम करने की कोशिश क्यों करते हैं। वहीं से शुरू होती है अल्लू अर्जुन के असली बिजनेस एम्पायर की कहानी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करो यार। मुझे पता है आप जब भी आते हो, नए होते हो तो सब्सक्राइब तो करते हो ना। चलो इस बात पर एक लाइक मारो और जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट लिख दो। अल्लू अर्जुन ने सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं दिया बल्कि ऐसे असेट्स बनाने शुरू कर दिए जो आने वाले कई दशकों तक कमाई करते रहे। उनका सबसे बड़ा उदाहरण है अल्लू स्टूडियोज। साल 2022 के आसपास हैदराबाद में लगभग 10 एकड़ में विकसित इस स्टूडियो को उनके दादा अल्लू रामलिंगय्या की याद में शुरू किया गया। अब वो सिर्फ उस फिल्म के हीरो नहीं रहे जो किसी दूसरे की स्टूडियो में शूट होती है बल्कि उस इंफ्रा के मालिक बन गए जहां दूसरे प्रोड्यूसर्स भी अपनी फिल्में शूट करने आते हैं। यानी कमाई सिर्फ अपनी फिल्म तक सीमित नहीं रही, कैमरे के सामने खड़ा अभिनेता अब कैमरे के पीछे बनने वाले बिजनेस का भी हिस्सा बन चुका था। यही दिखाता है कि उनकी सोच अगले फ्राइडे तक नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों तक फैली हुई है। यहीं से अल्लू कोनिडेला परिवार ने एंटरटेनमेंट बिजनेस की अलग अलग कड़ियों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। अल्लू स्टूडियोज के बाद अगला बड़ा कदम था एए सिनेमाज। हैदराबाद के अमीरपेट में शुरू किया गया ये मल्टीप्लेक्स सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे साउथ इंडिया की पहली एलईडी सिनेमा स्क्रीन जैसी आधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया गया जहां इनका उद्देश्य सिर्फ फिल्म दिखाना नहीं बल्कि प्रीमियम फैन एक्सपीरियंस देना था। यानी प्रोडक्शन एक तरफ और दूसरी तरफ एग्जीबिशन, दूसरी तरफ बिजनेस की भाषा में इसे वैल्यू चेन के अलग अलग हिस्सों में पकड़ मजबूत करना कहा जाता है। लेकिन आज के टाइम पर फिल्म का खेल सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहता। रिलीज के बाद सबसे बड़ा खेल डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है। इसलिए ओटीटी की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहीं से इस परिवार का तीसरा स्तंभ सामने आता है, आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म की अगुवाई अल्लू अर्जुन ने की थी जबकि अल्लू अर्जुन इसके ब्रांड एम्बेसडर और इनके इन्वेस्टर्स में शामिल रहे। अब इस पूरे ढांचे को एक साथ देखिए। परिवार के पास प्रोडक्शन हाउस है,
इंफ्रास्ट्रक्चर है, मल्टीप्लेक्स है और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। यानी फिल्म बनने से लेकर दर्शकों के मोबाइल तक पहुंचने की यात्रा के कई महत्वपूर्ण पड़ावों पर इस इकोसिस्टम की मौजूदगी दिखाई देती है। यही कारण है कि कई बिजनेस एनालिस्ट इस मॉडल को सिर्फ फिल्मी कारोबार नहीं बल्कि वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी के रूप में देखते हैं। अगर आपको लगता है कि उनका निवेश सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक सीमित है तो तस्वीर फिर बदल जाती है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने फिल्मों के बाहर भी निवेश किया है। हैदराबाद का हाई लाइफ ब्रेविंग कंपनी और बफेलो वाइल्ड विंग्स फ्रेंचाइजी इस सोच का हिस्सा माने जाते हैं। अल्लू अर्जुन की ब्रांडिंग लंबे समय तक अर्बन यूथ फैशन और प्रीमियम लाइफस्टाइल से जुड़ी रही है, इसलिए नाइट लाइफ और अर्बन हॉस्पिटलिटी वाले बिजनेस उनकी ब्रांड पर्सनैलिटी से मैच खाते हैं। इनके अलावा उन्होंने कोल हेल्थ जैसे हेल्थ टेक स्टार्टअप में भी निवेश किया है और यही डाइवर्सिफिकेशन किसी भी बड़े बिजनेस पोर्टफोलियो की सबसे महत्वपूर्ण पहचान मानी जाती है। यानी अगर एक सेक्टर में उतार चढ़ाव आए तो दूसरा उसकी भरपाई कर सके। यही सोच बड़े बड़े बिजनेसमैन में दिखाई देती है और अल्लू अर्जुन के इन्वेस्टमेंट में भी यही स्पष्ट संकेत मिलता है। अब बात उस सवाल की है जो हर किसी के मन में होता है, आखिर अल्लू अर्जुन की असली कमाई कितनी है? अब देखो, इसका कोई भी ऑफिशियल या सार्वजनिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए अलग अलग जो विश्वसनीय भारतीय मीडिया संस्था है उनकी पर्सनल नेटवर्थ लगभग 300 करोड़ से 460 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। ये इतना बड़ा अंतर इसीलिए है क्योंकि कहीं सिर्फ घोषित आय शामिल होती है तो कहीं फिल्म की फीस शामिल होती है, कहीं प्रॉफिट शेयरिंग, ब्रांड डील्स, पारिवारिक जो उनकी कंपनीज है, फैमिली जो बिजनेस है, उनकी हिस्सेदारी, रियल एस्टेट और उनके जितने भी अदर इन्वेस्टमेंट है उन सबको जोड़कर देखा जाता है। इसलिए किसी एक संख्या को अंतिम सच मानना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन लगभग सभी रिपोर्ट्स में एक बात समान दिखाई देती है, पुष्पा और खासकर पुष्पा 2 के बाद उनकी मार्केट वैल्यू में एक ऐतिहासिक उछाल आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी फीस लगभग 70 करोड़ से 125 करोड़ रुपए तक बताई गई है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में प्रॉफिट शेयर सहित लगभग 300 करोड़ रुपए तक की चर्चाएं भी सामने आई है। हालांकि इन बड़े आंकड़ों का कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के रूप में ही देखा जाना बिल्कुल सही रहेगा। देखो, मैं यहाँ पर स्टाम्प नहीं लगा रहा, जो मीडिया में है वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतना साफ है कि इंडस्ट्री इन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि रेवेन्यू जनरेटर के रूप में देखने लगी है। यही वजह है कि आज उनकी नेगोशिएशन पावर पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई देती है। अगर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो देखो, अल्लू अर्जुन वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम का एक सबसे साफ दिखाई देने वाला चेहरा है। एक तरफ गीता आर्ट्स फिल्म बनाती है, दूसरी तरफ अल्लू स्टूडियोज जहां फिल्में शूट हो सकती है, फिर AAA ट्रिपल ए सिनेमाज जहां दर्शक फिल्म देखते हैं, उसके बाद आहा OTT जहां वही कंटेंट डिजिटल लाइफ पाता है। जब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाता है तब समझ आता है कि ये कहानी सिर्फ हीरो बनने की नहीं है बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की थी जहां कमाई सिर्फ फ्राइडे पर निर्भर ना रहे। यही अंतर एक एक्टर और बिजनेस ब्रांड के बीच दिखाई देता है। अगर आपको ऐसे बिजनेस इन्वेस्टिगेशन, एंटरटेनमेंट केस स्टडीज और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस पसंद है तो यहाँ सिर्फ खबर नहीं बल्कि उनके पीछे छिपा पूरा सिस्टम समझाया जाता है। तो यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।